अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम जी। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले सबका शुक्रिया, सबने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेशल एक बताना चाहता हूँ कि सरमाया डॉट पी के, मुझे नहीं पता आप कितने लोग उसको एक्सेस करते हैं। इट्स ह्यूज डाटा पोर्टल अबाउट ऑल द information related to stocks, all the companies, listed companies। और लाइक भाई का स्पेशली शुक्रिया, वो इसी हमारी स्पेसेस को डाउनलोड करके इसको एज पॉडकास्ट यूट्यूब पे भी लगा देते हैं और इसको गूगल पॉडकास्ट वगैरह पे भी अपलोड कर देते हैं। तो लाइक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ये भी ये आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दैट बहुत मर्तबा में मैं देखता हूँ बहुत सारे जो दोस्त हैं वो एक्सेल शीट्स में वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर किसी ने सरमाया डॉट पी के पोर्टल एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ डू विजिट दैट। आपको अपना एक्सेल शीट्स में पोर्टफोलियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और अर्निंग्स वगैरह या जो ग्रोथ है डिफरेंट कंपनीज की वो भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। नुमैर भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं नुमैर जदून साहब। नुमैर भाई रिसर्च एनालिस्ट हैं एट अल फलाह सिक्योरिटीज़। सो नुमैर भाई की बहुत तारीफ़ सुनी थी, स्पेशली ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दिस सेक्टर। सो नुमैर भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अम, स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन कि अगर आप एक्सप्लेन कर दें अबाउट दिस सेक्टर। जस्ट लेट्स टॉक अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर में कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर्स नॉर्थ में हैं, कौन से साउथ में हैं, और what are the pros and cons of each region, south versus north? Floor is yours, bhai. शुक्रिया खिजर साहब इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बाकी जनरल सीमेंट सेक्टर का ये है कि सीमेंट सेक्टर रफली 10 से 15 प्लेयर्स के ओवरऑल हैं। इसमें कुछ प्लेयर्स जो हैं वो प्योरली नॉर्थ के हैं, कुछ प्लेयर्स प्योरली साउथ के हैं और कुछ जो हैं वो दोनों रीजन्स में मौजूद हैं। अब जो प्लेयर्स साउथ में हैं, दोनों रीजन्स में हैं, उनमें डीजी खान सीमेंट है। उसका प्लांट नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। साउथ में हब में प्लांट है उसका रफली 2.9 मिलियन टन का, और नॉर्थ में उसके दो जगहों में प्लांट्स है, डीजी खान में है और जकवाल में है, और फ्ली 4.2 मिलियन टन के। इसी तरह एक दूसरा प्लेयर है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट के एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं, अभी एक नई कैपेसिटीज भी आनी है उसके ऑनलाइन। जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वो भी दोनों नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं। नॉर्थ में जो है वो लकी मरवत का एक रीजन है पीजू, वहां पे है रफली 6.8 मिलियन टन का। और साउथ में जो है वो कराची के पास है 4.9 मिलियन टन का। इसी तरह दीवान सीमेंट है। दीवान सीमेंट के भी नॉर्थ में भी प्लांट है, साउथ में भी प्लांट है। नॉर्थ में हरिपुर में और साउथ में कराची के पास ही ठट्ठा के पास दाबी जी में उसका प्लांट है। बाकी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो प्योरली साउथ के हैं, जिनमें ठट्ठा सीमेंट है। इसके अलावा पावर सीमेंट है, अटक सीमेंट है। तो ये प्योरली साउथ के हैं। और कुछ जो हैं वो प्योरली नॉर्थ में फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें बेस्ट वे है, चिराट है, बाकी इसी तरह फौजी, फ्लाइंग, पायनियर है, मेपल है। ये सब जो है ये प्योरली नॉर्थ में ऑपरेट करते हैं। अब दोनों की डायनामिक्स में ये फर्क है कि नॉर्थ के प्लेयर्स जो हैं वो प्राइमरीली जो है वो लोकल मार्केट में सप्लाई करते हैं सीमेंट को, और साउथ के प्लेयर्स जो हैं वो उनकी रफली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन लोकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। साउथ से एक्सपोर्ट्स इसलिए ज़्यादा आसान होती हैं क्योंकि सीमेंट, क्योंकि फ्रेट जो है, अगर आप इनलैंड फ्रेट और सी फ्रेट को कंपेयर करें तो बहरी जहाज के जरिए आप सीमेंट कहीं पे भिजवाएंगे तो उस पे पर किलोमीटर जो कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रक्स। तो ट्रक्स के जरिए भिजवाते हैं तो वो काफी महंगा पड़ता है, बहरी जहाज के जरिए भिजवाते हैं तो सस्ता पड़ता है। तो अब आप ये रफली एक रफ आइडिया ये है कि कराची से अफ्रीका तक पर टन बेसिस पे
बहरी जहाज से जितना पर टन बेसिस पे जो कॉस्ट आती है, उतनी कॉस्ट जो है वो नॉर्थ से कराची तक पहुंचाने में लग जाती है थ्रू ट्रक्स। तो फ्रेट कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है अगर नॉर्दर्न प्लेयर्स जो हैं सी के थ्रू एक्सपोर्ट करें एज कम्पेयर टू सदर्न प्लेयर्स। तो इसलिए नॉर्थ के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अगर एक्सपोर्ट भी करना होता तो पहले जो थे वो इंडिया को कर लेते थे कुछ, और साथ अफगानिस्तान को करते थे। अब इंडिया के साथ ट्रेड में काफी अरसा हो गया वो बंद है। तो अब जो है सिर्फ एक अफगानिस्तान एक मार्केट है जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते हैं। और अफगानिस्तान से भी एक्सपोर्ट्स देखें तो कुछ प्लेयर्स ही हैं जो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनमें चराट सीमेंट है, इसके अलावा अस्करी सीमेंट है जो अभी फौजी सीमेंट का पार्ट है, कुछ हद तक मेपल करता था, और बाकी जो प्लेयर्स थे जो नॉर्थ से एक्सपोर्ट करते थे तो उनकी एक्सपोर्ट क्वांटिटी काफी कम होती थी एज कम्पेयर टू चिराट एंड अस्करी सीमेंट। बाकी जो साउथ में प्लेयर्स हैं, साउथ में ठट्ठा जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, वो लोकल अपने ठट्ठा और ठट्ठा के इर्द गिर्द जो रीजन्स हैं, सजावल है, ठट्ठा है, उसी तरह हैदराबाद से जो साउथ पे टंडो अलाया टंडो आदम वगैरह हैं, वहां पे वो सप्लाई करते हैं सीमेंट को। जो बाकी हैं अटक सीमेंट, डीजी सीमेंट, लकी सीमेंट, ये जो है ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके रफली आप ये समझ लें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन लोकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो साउथ और नॉर्थ में एक तो मेजर डिफरेंस ये है कि उनकी सेल्स कंपोजिशन क्या है। वो प्राइमरी नॉर्थ वाले प्राइमरीली लोकल मार्केट को सप्लाई कर रहे होते हैं, और साउथ वाले जो है वो एक्सपोर्ट और लोकल दोनों पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा नॉर्थ जो है वो बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू साउथ, और प्लांट्स भी यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। नॉर्थ में अभी रफली, अभी मैं नई एक्सपेंशन को अगर काउंट ना करूं, तो रफली अभी तकरीबन 53 मिलियन टन की कैपेसिटी है। और साउथ में अभी रफली जो है वो इसका 30-35% के करीब, मतलब 17-18 मिलियन टन की टोटल साउथ में कैपेसिटी है। तो नॉर्थ जो है वो 3 गुना बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू साउथ। इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक 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 तरह से ये आइसोलेशन में थोड़ा सा चल रहे होते हैं। नॉर्थ में जैसे है जो प्लेयर्स नॉर्थ में ऑपरेट कर रहे होते हैं वो यूजुअली साउथ में वेंचर उन्होंने अभी रिसेंटली किया नहीं है, सिवाय डीजी खान के। डीजी खान ने भी इसलिए कर लिया था क्योंकि सीपेक के उसे लग रहा था कि सीपेक के थ्रू डिमांड ज्यादा आएगी इन सदर्न रीजन। वो डिमांड रियलाइज इतनी तो हो नहीं सकी। अब वो एक्सपोर्ट्स पे उसका कंसंट्रेशन है। तो वो यूजुअली एक ही रीजन में जो मतलब कुछ प्लेयर्स जो पहले से डाइवर्सिफाइड थे वो तो उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन अभी जो नॉर्थ के प्लेयर जितनी भी एक्सपेंशन अनाउंस हुई हैं, कोई नॉर्थ मेंशन नहीं कर रहा। तो एक तरह से आइसोलेट इस तरह चल रहे होते हैं। वो लगाते हैं। तो ये है। बाकी तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि पोजीशन के थ्रू ही एक और प्रो एंड कॉन निकलता है कि अभी जो सीमेंट की प्राइसेस हैं और पहले भी जो रही हैं, उसमें मार्जिन जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, वो लोकल सेल्स पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। यूजुअली काफी चीजें होती हैं जिनमें मार्जिन जो है वो एक्सपोर्ट में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोकल सेल्स। कुछ टेक्सटाइल प्लेयर्स भी हैं जिनके एक्सपोर्ट के मार्जिन थोड़े से बेहतर थे। जैफर से बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, टेक्सटाइल मिल्स है वो, तो उसने कहा था कि वो एक्सपोर्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि एक्सपोर्ट में मार्जिन उससे बेहतर मिलता है। लेकिन सीमेंट्स में ये है, सीमेंट में लोकल जो है रिटेंशन प्राइसेस जो हैं, जो मार्जिन है वो बेहतर होते हैं। सीमेंट में जैसे लोकल सेल्स पे जीएसटी वगैरह भी कटता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी कटती है, तो रिटेंशन जो है इस वक्त चल रही है तकरीबन 13,000 रुपए पर टन के करीब, लोकल सेल्स अगर करें तो। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में अभी जो प्राइसेस चल रही हैं वो प्राइसेस, तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस रफली 11,000 रुपये पर टन के करीब बन जाती हैं। 11, तो ये 2,000 रुपये पर टन का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लोकल सेलिंग में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो इसीलिए नॉर्थ के में यूजुअली मेरे ख्याल से ये बेहतर इस वजह से है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो उनकी एज कम्पेयर टू सदर्न प्लेयर्स, प्योरली सदर्न प्लेयर्स, क्योंकि वो प्राइमरीली जो है वो लोकल मार्केट को सप्लाई करते हैं। तो ये डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ में। थैंक यू नुमैर भाई। नुमैर भाई, सम टाइम इतना ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ, लेकिन सम टाइम मुझे लगता है कि आप शायद 3 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके सिग्नल्स स्लो होते हैं। अगर हो सके तो थोड़ी-सी लोकेशन आप स्ट्रॉन्ग कर लें, जहाँ सिग्नल बेटर हों।
दूसरा सबके लिए कि मेरे पास कोई 4-5 क्वेश्चन है जो मैं नुमैर भाई से पूछूँगा और उसके बाद वी विल ओपन द फ्लोर फॉर एवरी वन ऑफ यू। अम, तकरीबन लेट्स से इन 25 मिनट्स आप माइक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना हैंड रेज़ करें। आप बॉटम पैनल पे देखें तो हार्ट की इमोजी है, आइकॉन है, उस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हैंड रेज़ की ऑप्शन है। तो जस्ट गिव मी 20-25 मिनट्स, मैं अपने कुछ क्वेश्चन क्लैरिफ़ाई कर लूँगा। अगर आपके उसमें कुछ क्वेश्चन्स हुए जो क्लैरिफ़ाई नहीं हुए तो आप डायरेक्टली नुमैर भाई से पूछ सकते हैं। नुमैर भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है दैट्स वेरी वेरी हॉट दीज़ डेज़। बहुत सारे लोग अभी सीमेंट सेक्टर की डिमांड की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्लड्स की जो अ, डैमेज हुआ है फ्लड से उसकी रिहैबिलिटेशन होगी, और मे बी इलेक्शन ईयरिंग भी शुरू हो जाए अगला साल, उसमें भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन या इस साइड में तवज्जो होगी गवर्नमेंट की। अ, लेकिन अगर मैं चार्ट्स को देखता हूँ ना, 2010 में जब फ्लड आया था तो सीमेंट और स्टील का सेक्टर जो था वो तकरीबन 2 साल के बाद परफ़ॉर्म करना शुरू किया था। तो आपका क्या व्यू है अभी? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स? डिमांड कैसी है? और कब ये सेक्टर जो है ना वो ट्रूली परफ़ॉर्म करना शुरू करेगा? फ्लड से हमने एक नम वर्किंग की थी, एक रफ वर्किंग कुछ अरसा पहले की थी। तो उसमें ये था कि जितना भी डैमेज हुआ था, जो एनडीएमए ने रिपोर्ट किया हुआ था उस वक्त तक, तो हमने उसको कुछ ज़्यादा एक्सटेंड किया था कि 20-30% जो है वो फ्लड डैमेज यहाँ से फर्दर और हो जाएगा। तो कुछ हमने एजम्पशंस बेसिक ली थे कि घर जो है सदर्न रीजन में किस तरह के हैं, नॉर्दर्न रीजन में किस तरह के, कितने पक्के घर होते हैं, कितने कच्चे होते हैं, और एक जनरल स्टैंडर्ड हमने लिया था कि ये साइज क्या होगा उन घरों का। तो वो सब रीबिल्ड करने में कितना सीमेंट लगेगा। इसके अलावा रोड्स वगैरह का लिया था। रोड्स में ये है कि ज़्यादातर जो रोड्स डैमेज हुए हाईवेज हैं वो तो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नहीं होते। फ्लेक्सिबल में ये जो बाइंडिंग एजेंट होता है वो सीमेंट नहीं होता, सिर्फ रिजिड जो है पेवमेंट्स, जो गलियां वगैरह बनती है यूजुअली लोकल गवर्नमेंट जो बनाती है वो उसमें सीमेंट इस्तेमाल होता है। तो रोड एंड हाईवेज में रिलेटिवली काफी कम सीमेंट इस्तेमाल होता था। तो एक रफ आइडिया ये था कि 4 मिलियन टन के करीब करीब सीमेंट लग जाएगा, जो एडिशनल इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी 3.5 मिलियन टन से लेकर 4 मिलियन टन के दरमियान। तो और इसमें जो 4 मिलियन टन का फिगर मैं कोट कर रहा हूँ, इसमें कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के भी हैं। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से को आप निकाल दें तो वो तो 3 मिलियन टन के करीब करीब रफली डिमांड आ जाएगी इनकी। तो ये अगर हम ओवरऑल परस्पेक्टिव में देखें टोटल डिमांड के, तो टोटल डिमांड के परस्पेक्टिव में ये 3 मिलियन टन जो है ये कुछ वो मतलब एज अ परसेंटेज आप निकालें तो परसेंटेज कुछ ज्यादा इसकी बनती नहीं है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि नॉर्थ में FY22 में 38 मिलियन टन लोकल डिमांड रही है इन प्रीवियस फिस्कल ईयर। और अगर हम पूरे मुल्क का देखें तो रफली 46 मिलियन टन के करीब रही है। तो 3 मिलियन टन जो है वो तो रफली 6% इंक्रीमेंटल डिमांड होती है। तो ये इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन जो है ना स्कीम, उसमें कोई इतना बड़ा इसका रेशो बनता नहीं है। और ये पूरी डिमांड जो है ये रियलाइज अभी भी नहीं होगी, 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज नहीं होती। आपने अर्थक्वेक के बाद देखा, अर्थक्वेक के बाद जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें जो था अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन जो अथॉरिटी थी, उसके काम 10 साल तक चलते रहे हैं। अभी भी कुछ इलाकों में जो है वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स साथ साथ अभी भी कर रहे होते हैं। तो 1 साल के अंदर ये नहीं है कि अगर इसे 2-3 साल में डिवाइड करें तो ये तो पर ईयर जो है 1 से 1.5 मिलियन टन के करीब इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी। और 1 से 1.5 मिलियन टन इंक्रीमेंटल डिमांड जो है वो आ, कुछ भी नहीं है, वो 2% ऑफ लोकल ऑफटेक था FY22। तो बाकी जो मेजर इम्पैक्ट रहा है वो जो सीमेंट की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर काफी कम हो गई है। स्टील की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। मतलब सीमेंट अगर ना भी बाहर हो, सीमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफी कम होता है। लेकिन जो लैंड की कॉस्ट है और बाकी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए हैं, तो लोग जो है बैंक से भी फाइनेंसिंग नहीं ले सकते। इसके अलावा स्टील की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, तो स्टील की जो है कॉस्ट वो भी लोगों की पहुंच से बाहर है। तो इसलिए सीमेंट की कॉस्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारा जो रफ एस्टिमेट है था वो ये था कि पहले 15% के करीब डिमांड डिस्ट्रक्शन देख रहे थे हम FY23 में लोकल और एक्सपोर्ट।
मिला के लोकल जो थी 15 से थोड़ी कम थी, 13% के करीब थी, एक्सपोर्ट जो है वो 30% के करीब थी। तो रफली जो है ओवरऑल टोटल जो थी 15% के करीब डिस्ट्रक्शन देख रहे थे। तो अगर इसमें 2% जो है इंक्रीमेंटल डिमांड जो फ्लड से आनी है वो आप ऐड भी कर लें तो तब भी 12-13% की डिमांड डिस्ट्रक्शन फिर भी है। तो फ्लड से कोई इतना मेजर डिमांड में बूस्ट आएगा नहीं। बाकी आपने FY10 की जो बात की थी, FY10 में कुछ हो रही थी। एक तो ये था कि एफ 2008 7-8 में एक वो भी था, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन भी था। तो उसकी वजह से भी पहले वैल्यूएशंस थोड़ी लो रही हैं 2008-9 में। बाकी जो डिस्पैचेस थे, डिस्पैचेस भी 2010 7 के बाद 8 में बढ़े थे काफी, उस उनमें ग्रोथ आई थी। लेकिन उसके बाद कांस्टेंट रहे थे काफी अरसे तक। 2012 तक ये इनमें ग्रोथ जो थी काफी कम रही है। ग्रोथ जो पिकअप होना शुरू हुई है वो 2013 उसके बाद पिकअप होना शुरू हुई है। तो जब डिस्पैचेस में इतनी ग्रोथ नहीं आएगी तो सीमेंट यूजुअली चलते भी नहीं है इतना। और डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन अगर आप देखें, यूटिलाइजेशन लेवल जो है वो 50% से कम रहा है बाय ईयर FY 2011। डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन 50% से जब कम होगी तो तब भी यूजुअली प्राइसिंग पे काफी प्रेशर होता है। तो इसलिए 2011 तक इतना ही ग्रोथ आई नहीं है। तो 2011 के बाद यूटिलाइजेशन जो जो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हुई है, तो उसके बाद फिर ये थोड़ी सीमेंट्स में चलना स्टार्ट हुए थे सीमेंट्स। इसके अलावा आपके आपने बाकी अभी जो है अभी आपने कहा था कि अभी क्या होगा, तो अभी भी डिमांड जो है सबड्यूड ही रहेगी 2000 इस साल में। अगले साल में अगर हम नॉर्मल ग्रोथ ही लगाते हैं, नॉर्मल ग्रोथ लगा के भी सबड्यूड रहेगी। तो जो है मैं कोई इतना वो डिमांड के पर्सपेक्टिव से इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। थैंक थैंक यू नुमैर भाई, थैंक यू। अच्छा, एक हम काफ़ी कोल की बात करते हैं। आप कोल की प्राइसेज़ को किस तरह देख रहे हैं? हम सब सुनते हैं जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और जो विंटर में आएगा, तो इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ तो काफ़ी ऊपर चली जाएँगी। तो ये हमारे इस सेक्टर की अर्निंग्स को किस तरह इम्पैक्ट करेगा आने वाले दिनों में? लेकिन पहले एक दो कंपनीज थी जो अफगान कोल पे ज्यादा रिलाई कर रही थी, जिनमें फौजी से। नुमैर भाई? जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नुमैर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बीच में चली जाती है। शायद सिग्नल्स का इश्यू है। अब आ रही है आपको मेरी बात? जी, 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 अभी ठीक है। सही है। तो कोल का ये है कि पहले कुछ नॉर्दर्न प्लेयर्स थे 1-2 साल पहले तक, जो अपनी कुछ कोल रिक्वायरमेंट जो है वो अफगान कोल से पूरी कर रहे थे, जिनमें फौजी था, चिराट वगैरह थे। लेकिन अब ये हुआ है कि जब जो ही कोल की प्राइसेस काफी बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो काफी ज्यादा प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अफगान कोल पे रिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। अफगान कोल की प्राइसेस एज कम्पेयर टू रिचर्ड्स बे जो साउथ अफ्रीका से मंगवाते थे हम, उससे कम है। रिचर्ड्स बे में जब प्राइसेस $350 की चल रही थी, जो रफली बनता है, अगर मैं 200 अभी की एक्सचेंज रेट पे लगा लूं 220 के करीब, तो वो $77,000 पर टन FOB बेसिस पे जब चल रही थी, तो उस वक्त अफगान कोल जो था वो 58,000 ₹59,000 पर टन मिल रहा था। अभी जो है अभी अफगान कोल रफली 52-53,000 रुपीज पर टन के करीब चल रहा है। और इंटरनेशनल कोल जो है, इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस भी कम हुई है, लेकिन वो फिर भी अफगान कोल से 20% के करीब ज्यादा है ऑन FOB बेसिस। अगर मैं लैंडेड बेसिस पे कैलकुलेट करता हूँ कि वो यहाँ पे पहुंच के कितना होगा, तो वो 30% के करीब ज्यादा, 20% की बजाय 30% के करीब ज्यादा बनता है। तो एक तो सीमेंट प्लेयर्स ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट होने से इस तरह रोका है कि उन्होंने डाइवर्ट कर दिए फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कोल टू अफगान कोल। और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिलायंस अपनी काफी बढ़ा लिया है लोकल कोल पे भी। अब लोकल कोल जो है उसमें एक इशू ये है जो पाकिस्तान के अंदर निकलता है कि उसमें अच्छी क्वालिटी का कोल की क्वांटिटी काफी कम है। तो कुछ अच्छी क्वालिटी के कोल्स मिलते हैं, जैसे कोयटा का कोल जो है, कोयला जो है वो काफी अच्छा है, उसमें सल्फर कंटेंट काफी कम है, लेकिन उसकी एनुअल आउटपुट जो है वो 1 लाख टन के करीब करीब सारी माइंस मिलके बनाती हैं। अब 1 लाख टन से तो सीमेंट प्लेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती ही नहीं है। आप रफ अगर रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप ये लगा लें कि जितनी डिमांड होगी ना ओवरऑल सीमेंट की, जितनी प्रोडक्शन है, उसको
एक रफ एस्टिमेशन ये है कि उसको 8 से डिवाइड कर दें तो उतनी, तो सिर्फ जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो होगी, 8 या 9 से डिवाइड कर दें तो उतनी फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए उतना कोयला चाहिए होता है। तो अगर जो है 50, लेट से 56 मिलियन टन टोटल आउटपुट है, जिसमें लोकल और एक्सपोर्ट मिला के मैं कह रहा हूँ, तो 56 को मैं 8 से अगर डिवाइड करूँ तो रफली 7 मिलियन टन के करीब तो सिर्फ फ्यूल रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर किसी ने पावर जनरेशन भी करनी है, जिसके पास कोल के पावर प्लांट्स लगे हैं, तो उसके लिए आप फर्दर ऐड कर लें तो रफली यही 7-8 मिलियन टन के करीब रिक्वायरमेंट होती है सभी सीमेंट प्लेयर्स की एक साल की। तो लेकिन कोयटा का कोयला जो है वो 1 लाख टन होता है। इसी तरह डुक्की का कोयला है, वो मंथली 1 लाख टन निकाल लेते हैं। तो लेकिन उसकी सल्फर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, तो प्योरली सभी वो मिक्स किए बगैर चल नहीं सकता। तो उसको सीमेंट प्लेयर्स ये कर रहे हैं, कुछ कोयला दुक्की से लेते हैं, कुछ कोयला जो है दरादम खेल से लेते हैं, कुछ जो है वो लोकल अपने फैक्ट्री के करीब जो माइंस है वहां से लेते हैं, और उसे हाई क्वालिटी अफगान कोल के साथ, जिसका सल्फर कंटेंट काफी कम है, उसके साथ मिला के चला रहे हैं। तो इस तरह उनकी जो कोयला जो की कीमतें बढ़ने से जो उन कि वो मार्जिन कम होने थे, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होनी थी वो इतनी हर्ट हुई नहीं है। तो क्योंकि अभी वो उन्होंने भी एक तरह से शिफ्ट किए फ्रॉम इंटरनेशनल साउथ अफ्रीकन कोल टू लोकल कोल। सदर्न प्लेयर्स का ये है कि साउथ में जो प्लांट्स हैं उनके लिए फ्रेट का थोड़ा सा मसला था, नॉर्थ से साउथ फ्रेट। नॉर्थ अब फ्रेट जो है पाकिस्तान के अंदर वो दो तरह के हैं, एक तो ये है कि साउथ से नॉर्थ में जाने का क्या फ्रेट होता है और नॉर्थ से साउथ में आने का क्या फ्रेट है। साउथ से नॉर्थ की ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होती है, तो उसका फ्रेट थोड़ा ज्यादा होता है। उसका फ्रेट रफली ये समझ लें कि 5,000 रुपए के करीब करीब, वो डिपेंड करता है पेट्रोल प्राइसेस पे, डीजल प्राइसेस पे भी, और भी काफी चीजों में। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि वो अगर वो 5,000 रुपए पर टन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक बड़े ट्रक्स पे, तो जब नॉर्थ से साउथ पे जाते हैं तो वो रफली 3,500-4,000 रुपए पर टन के करीब फ्रेट नॉर्थ से साउथ पे भी होता है। तो सदर्न प्लेयर्स के लिए एक और एवेन्यू जो है उन्होंने अभी जो ढूंढा है वो ये था कि अफगान ईरानियन कोल जो है वो थ्रू ऑफिशियल चैनल से तो नहीं आ रहा, लेकिन अनऑफिशियली काफी मिल रहा है। तो 4-5 लाख टन तो इरानियन कोल भी वो मार्केट से ले लेते हैं एक साल में। इसके अलावा मोजम्बिक का कोल है, मोजम्बिक एक जजीरा है साउथ अफ्रीका के पास ही, तो वहां से भी कोल निकलता है। उसमें कुछ खामियां हैं, ऐश कंटेंट काफी कुछ ज्यादा है उसका, लेकिन ऐश कंटेंट से जीसीबी वैल्यू, मतलब जितनी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी हर्ट होती है, लेकिन वो ज्यादा कोयला मंगवा के वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो है एक एक तंजानिया से भी शिपमेंट मंगवाई है। तो इस तरह वो सोर्सेज उन्होंने नए ढूंढ लिए जो सस्ते भी हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोर्सेज, और जिनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हर्ट नहीं हुई। तो मैं जो है हूँ, मैं अभी डिमांड कम होने के बावजूद भी 2023 में जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल होगा इन सीमेंट कंपनीज का, वो आप ये समझ लें कि रफली जो है वो 2022 वाली प्रॉफिटेबिलिटी के करीब ही होगा, कोई ज्यादा फर्क होगा नहीं उनपे। तो वो आगे डिपेंड भी करता है कि प्राइस वॉर होती है नहीं होती, और भी काफी चीजें आती हैं, कंटिजेंसीज होती हैं उसमें। लेकिन एक रफ आइडिया ये है कि 2023 का जो है प्रॉफिटेबिलिटी लेवल, डिस्पाइट कोल बीइंग सच एट सच हाई वैल्यूज, वो 2022 की प्रॉफिटेबिलिटी के करीब करीब ही होगा। थैंक यू नुमैर भाई। एक क्विक क्वेश्चन है कि ये सेक्टर डिविडेंड क्यों नहीं पे करता? इसका छोटा भाई जो है स्टील सेक्टर, वो फिर भी उसमें कुछ कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं। अगर मैं स्टील सेक्टर में देखूं तो शायद अटक सीमेंट थोड़ा बहुत पे कर देता है, 10.2% उसकी डिविडेंड यील्ड है। तो इनको एक्सपेंशन में पैसे चले जाते हैं, इनको कैश फ्लो का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको आप किस तरह देखते हैं फॉर हैविंग नो डिविडेंड? जी, कैश फ्लो का इतना इशू नहीं है इस सेक्टर में। कैश फ्लोज जो हैं वो सही रहते हैं, वर्किंग कैपिटल में भी पैसे इनके फंस रहे ज़्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू सम अदर सेक्टर्स जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, मतलब रिसीवेबल्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सीमेंट के रिसीवेबल्स इतने नहीं होते। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है इनकी एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स काफ़ी बेहतर है। अब ये डिविडेंड क्यों नहीं देते, वो इसको दो चीजों में कर सकते हैं। एक तो है कि आप मैनेजमेंट डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी उनके पास है या नहीं है, और दूसरी अगर डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है तो मैनेजमेंट विलिंग है डिविडेंड देने के लिए या नहीं है। अब पेइंग कैपेसिटी तो रफली सभी के पास होती है,
कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत हाईली लेवरेज थे, तो उन्होंने लेवरेज अपनी कम करनी थी। पावर सीमेंट है, इसी तरह और भी है, पायनियर सीमेंट है। तो उन वो तो उनकी तो जैसे 20-20 रुपए की, जैसे पायनियर की अभी 1 साल की जो रीपेमेंट्स हैं वो अगर 20 रुपए के करीब है, तो उसकी अर्निंग, कैश अर्निंग जो है, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं कर रहा, अगर कैश अर्निंग में मिला लें तब भी उसे थोड़ा सा कर्जा और लेना पड़ेगा टू पे पे ऑफ इट्स डेट्स। तो 1 साल में जो पेएबल्स हैं, तो कुछ इनके तो मसले हैं, पावर के हैं, पाइनियर के हैं, जो हाईली लेवरेज्ड हैं, उन्हें तो इंटरेस्ट वगैरह, सॉरी, डेट जो है वो रीपे करना है। कुछ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोहार्ट है। कोहार्ट ने पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया उसने, लेकिन वो अपने एसोसिएट्स को लोन दे देता है, या जो एक और उसके मतलब इसी तरह एसोसिएट्स वगैरह को लोन देने में लगा देते हैं। डीजी ने भी अभी ये हैंड निशात में, मोटर्स में वो पैसा लगा दिए। तो अब ये जो है इस तरह के, डीजी ने 1 आध रुपए का डिविडेंड देता है डीजी, लेकिन वो डीजी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। तो कुछ जो है वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न क्या होता है वो बात की बात है, जैसे कुछ रिटर्न अच्छा नहीं रहा, कुछ का पे रिटर्न जो है वो सही भी है, जैसे डीजी ने जो एमसीबी में की हुई है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब वो डिविडेंड, डीजी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही होती है वो कोर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होती ही नहीं है उसकी। उसकी जो सारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो अदर इनकम से आ रही होती है। तो वो जो उसने एमसीबी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसी से वो चल रहा है अभी, डीजी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ जो है वो उन इन्वेस्टमेंट्स का इतना फायदा भी नहीं है, जैसे लोन देते हैं अपनी एसोसिएट कंपनीज को, तो उनका फायदा नहीं है कुछ, जैसे कोहार्ट दे रहा है। इसके अलावा एक तो और प्लांट्स हैं, सीमेंट कंपनीज है, वो दे रही है। प्राइम ज्यादातर जो सीमेंट कंपनीज है जो डिविडेंड्स नहीं दे रही, वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रही, उन्होंने एक्सपेंशन करनी है। अभी फौजी को देखें, फौजी ने जो है पैसे कमाए हैं, तो उसको एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए। अब एक्सपेंशन के लिए पैसे पूरे करने के दो तरीके होते हैं, या तो डेट ले लें या इक्विटी के थ्रू कर लें। इक्विटी दो तरीके से आती है, या तो फ्रेश इंजेक्शन करें, या रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू, जो उन्होंने अर्निंग्स दी हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट ना की हो थ्रू डिविडेंड्स, उसी को यूज करके एक्सपेंशन कर ले। तो फौजी ने जितने पैसे कमाए हैं पिछले 2 साल में, अब वो इस्तेमाल करेगा अपने डीजी खान में। वो एक नया प्लांट लगा रहा है, उसके लिए जो है इंटरनल कैश जनरेशन जो उसकी थी वो इस्तेमाल करके वहां पे प्लांट लगाएगा। तो ज्यादातर सीमेंट कंपनीज जो है इसी एक साइकिल में फंसी हुई हैं, वो जितना पैसा कमाती हैं उस फिर नया प्लांट बनाने में वो पैसा इस्तेमाल कर देती हैं। तो इसलिए डिविडेंड जो है वो ज्यादा नहीं देती। और कुछ जो है उनका मुझे लगता है मैनेजमेंट भी देना नहीं चाहती, जैसे कोहार्ट जो है, कोहार्ट अभी एक्सपेंशन, कोहार्ट ने एक्सपेंशन अनाउंस की थी, लेकिन उस पर कोई अमल अभी हुआ नहीं है उस पर। तो वो देना चाहता तो अच्छा डिविडेंड दे सकता था, लेकिन वो अपने एसोसिएट्स वगैरह को लोन और देने में उसने पैसे लगा दिए। थैंक यू नुमैर भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। उसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो हम स्पेस करते हैं ये बेसिकली आम जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं उनके लिए करते हैं, टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो अब्दुर्रहमान भाई ने पावर सेक्टर पे डिस्कशन की थी और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए थे कि फेस वैल्यू पे ना जाएं, जैसे मल्टीपल्स ना देखें इस तरह। तो आपके ख्याल में एक ऑर्डिनरी ट्रेडर या इन्वेस्टर को कौन सी चीजें देखनी चाहिए अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है? कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनका पता होना चाहिए? कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए? अगर एक आप 2-4 पॉइंट्स बता दें कि जो वी मस्ट लुक एट दोज few points before buying any company in this sector. देखिए अभी जो सभी कंपनीज जो है अपने ट्रेडिशनल मल्टीपल से काफी लो पे चल रही हैं। तो लेकिन ये लो मल्टीपल्स जो हैं, ये बाय कॉल, इनकी बेसिस पे बाय कॉल नहीं दी जा सकती कि अभी लो हैं तो खरीद लो। अभी काफी आगे रिस्क भी हैं इनमें। अभी जो है अगर नई एक्सपेंशन आ रही हैं, अब नई एक्सपेंशन अभी 2 महीने से 1-2 महीने के बाद सभी की आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी इस साल जो है मेपल लीफ एक्सपेंड कर रहा है, लकी सीमेंट एक्सपेंड कर रहा है, इसके अलावा अस्करी की एक्सपेंशन आ रही है, बेस्टवे की आ रही है, अगले साल जो है फौजी की आ रही है। और अगर फ्लाइंग की आनी हुई तो आएगी, फ्लाइंग का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसके अगले साल अगर जेराट और कोहार्ट ने अगर स्टार्ट कर ली अपनी एक्सपेंशन, तो उनकी एक्सपेंशन आएंगी, तो कैपेसिटीज काफी बढ़ जाएंगी। तो कैपेसिटीज जब बढ़ रही हैं और डिमांड जो है वो श्रिंक हुई है, तो उस केस में एक चांस होता है प्राइस वॉर का।
तो जब प्राइस वॉर हुई तो फिर तो जो अभी आपको वैल्यूएशंस मिल रही हैं वो फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो तो और नीचे से आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अभी अगर उन सब चीजों को इग्नोर भी करें तो अभी मेरे ख्याल से इस इन्वायरमेंट में जो बहुत ज्यादा लेवरेज्ड प्लेयर्स हैं और जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, मतलब एक तो होता है कि प्रॉफिटेबल लेवरेज्ड प्लेयर्स हों, और एक जो है कोई खास प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव भी नहीं है और साथ लेवरेज भी है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिनमें जैसे पावर सीमेंट है उन्हें अवॉइड कर लें। इसके अलावा कुछ जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो ईवी पर टन को देख रहे होते हैं कि ईवी पर टन पे बहुत नीचे है तो इन्हें खरीद लें। ईवी पर टन मेरे ख्याल से तब देखना चाहिए अगर पूरी कंपनी बिक रही है। पूरी कंपनी ने अगर बिकना है तो वो ईवी पर टन जो है वो उस वक्त मैटर करेगा। जो प्रोस्पेक्टिव बायर या सेलर होंगे वो देखेंगे कि अभी इसी का रिप्लेसमेंट जो है वो हम लगाएं तो वो कितने में लगेगा, तो वो उसके करीब करीब कोई डील हो रही होगी। लेकिन अभी मुझे उस तरह की भी कोई डील नजर नहीं आ रही, तो ईवी पर टन भी जो है वो भी इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से इस सिनेरियो में इतना एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज है कि मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे सही रहेगा ना चीज, वो यही है कि कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग क्या है और उनकी कैश जनरेशन क्या है। ऐसी कंपनीज जिनकी प्राइस टू अर्निंग्स अच्छी है, रेशो काफी अच्छी हो और उनकी कैश जनरेशन अच्छी हो, और वो उन कैश जनरेशन को सही तरह यूज कर रहे हो, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना लगा रहे हो जिनसे अच्छा रिटर्न तो सिर्फ हम जो है लोग वही पैसे अगर वो डिविडेंड दें और हम वो डिविडेंड जो है सेविंग्स अकाउंट में रख के उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को कोई फायदा भी नहीं है। लकी ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों की और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छी नहीं रही। तो ऐसे ही कंपनीज जिनकी प्राइस टू अर्निंग अच्छी है, कैश फ्लो जनरेशन अच्छी है, कैश जनरेशन अच्छी है, और वो अगर जब कैश जनरेशन अच्छी है तो वो या तो डिविडेंड दें, अगर डिविडेंड नहीं देते तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिनका रिटर्न अच्छा है। तो वो है अब इनमें मेरे ख्याल से अ, जो रिस्क जिन कंपनीज में कम है, वो थोड़े से लोअर लेवरेज्ड प्लेयर्स जो हैं उनमें लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट की आगे चल के लकी सीमेंट का ये देखें, लकी सीमेंट की जो रफ अर्निंग एस्टिमेट्स है ना वो 125 रुपए के करीब के हैं इस साल के। अब उस 125 रुपए में से हम पावर सेक्टर की अर्निंग को माइनस भी करते हैं, तो रफली 90 रुपए के करीब करीब अर्निंग उसकी तो बाकी चीजों से आ रही है। तो उस पे अब मिनिमम 5 का मल्टीपल तो मेरे ख्याल से होना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स का, पावर सेक्टर को एक्सक्लूड करके। तो पावर की अर्निंग को हम इसलिए नहीं देखते, उसमें काफी वो इंटरेस्ट वगैरह के भी आ रहे होते हैं, इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है तो डेट रीपेमेंट के लिए। तो अगर मैं 90 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 450 के करीब तो ये यहाँ से आ जाएगा, और बाकी जो पावर सेक्टर वाली अर्निंग होती है सब मिला के 600 रुपए से 600 रुपए की एक वैल्यू बनती है, कंजर्वेटिव वैल्यू उसकी। तो यहाँ से उसका मैं कंजर्वेटिव होके बात कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव वैल्यूज भी अभी अगर करंट वैल्यू से ऊपर है ना, तो और कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड भी है, अगर इस तरह के एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं जैसे प्राइस वॉर वगैरह के हैं तो वो उन्हें सस्टेन कर सके, तो मेरे ख्याल से उस तरह की कंपनीज बेहतर हैं। तो एक दो अगर मैं प्रेफर्ड पिक्स अपनी बताऊं तो उसमें लकी सीमेंट जो है वो प्रेफर्ड है। इसके अलावा फौजी सीमेंट प्रेफर्ड है, फौजी सीमेंट अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अगर देखें तो अ, एक कंपनी है गरीबवाल सीमेंट, वो भी अच्छी है। उसने एक अनाउंस की हुई थी एक एक्सपेंशन, लेकिन उस पे भी कोई काम चल रहा नहीं है। अगर वो कर ले उस पे काम तो बेहतर है, लेकिन अभी भी उसकी वैल्यूएशन सिंपली अगर प्योरली वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बेसिस पे देखें तो गरीबवाल सीमेंट भी अच्छा है। मतलब उसमें डाउन साइड रिस्क कम है। यहाँ से मैं वो कंपनीज बता रहा हूँ जिनमें डाउन साइड रिस्क कम है, अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं भी है तो, लेकिन डाउन साइड रिस्क कम है। कुछ कंपनीज ऐसी है ना जैसे पाइनियर है, पावर है, इस तरह की हैं कि अगर यहाँ से प्राइस वॉर होती है ना तो उनमें डाउन साइड रिस्क भी काफी ज्यादा होगा फिर। तो इस सिचुएशन में जब एक्सपेंशन हो रही है और डिमांड है नहीं है, तो उन कंपनीज में जाना चाहिए जिनमें डाउन साइड रिस्क रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो ये 3 कंपनीज जो है इनमें मेरे ख्याल से डाउन साइड रिस्क कम है। थैंक यू, आपने मेरा आखिरी क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया। अच्छा, लक्की के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो इनका प्लान था श्रीलंका को इंपोर्ट करने का, देखिए एक्सपोर्ट सॉरी। जी जी, ये कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स को करते हैं।
तो श्रीलंका भी है, मतलब इनके एक्सपोर्ट जो मिक्स है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। तो श्रीलंका को तो ये अब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ कुछ। बाकी डीजी सीमेंट ने किया है, यूएस को एक्सपोर्ट किया कुछ। तो इसी जो भी ओपन मार्केट ओपन होती है, इसके अलावा ईस्ट एशियन कंट्रीज को कुछ को देख रहे थे, जिसमें थाईलैंड वगैरह था। तो वहाँ ये भी इन्होंने एक दो बैचेस भिजवाए थे। अभी उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कोई फर्दर उसमें प्रोग्रेस हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रफली 40% जो सेल्स हैं सदर्न रीजन की, वो वॉल्यूमेट्रिक ऑफटेक जो है वो एक्सपोर्ट्स का ही होता है। और उसमें जो मेजर है वो करीब करीब जो मुल्क हैं उन्हीं में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन इन कंट्रीज में ही ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सब प्लीज़ माइक रिक्वेस्ट कर लें, लेफ्ट साइड में नीचे माइक की ऑप्शन है, और उसके बाद हार्ट का जो आइकन है ना, उस पे प्लीज़ क्लिक करके अपना हैंड रेज़ कर लें। सम टाइम मुझे पता नहीं चलता, स्पीकर तो होते हैं, मैं बना देता हूँ, बट मुझे नज़र नहीं आता कि किसको कॉल देनी है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, एड एक्सेल साहब। ये आदिल साहब हैं या क्या कहते हैं? जी ADXIL? जी सर, अदील अदील नाम है जी सर। मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पहले ही उन्होंने बता दिया कि कौन सी कंपनीज वो अच्छी है इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। थैंक यू सर। चलो ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद जी एमटी। जी एमटी प्लीज गो अहेड। को मैं साहब, आपने कुछ तो खैर क्वेश्चंस का आंसर दे दिया ऑलरेडी, जो मैं पूछना चाह रही थी कि ऑनलाइन आ रही हैं एक्सपेंशंस। अब 2 प्लांट्स जो बेस्ट वे सीमेंट, फौजी सीमेंट, उनकी भी आ रही है, साथ मेपल लीफ की भी आ रही है। थर्ड क्वार्टर में आई थिंक बेस्ट वे सीमेंट की भी आ रही है कुछ। टोटली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 11.6 मिलियन टन ऑनलाइन आ जाएगी एक्सपेंशन। और एक तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड भी सबड्यूड है रहेगी, और दूसरी तरफ ये लोग प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी भी 25 रुपीज पर बैग नॉर्थ में बढ़ाई है प्राइस। तो ये आपकी आवाज कट गई है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अच्छा, अब आ रही एमटी है? दोबारा कर दें क्विकली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड सबड्यूड रहेगी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशंस आ रही हैं कंटिन्यूसली। अभी नॉर्थ में वेस्टर्न सीमेंट की आ रही है, फौजी सीमेंट ने अभी रिसेंटली अस्करी के साथ भी किया है, और उसके अलावा और भी एक्सपेंशन आ रही है। फिर नॉर्थ में फिर लकी की भी आ रही है, फौजी की भी, बेस्ट वे की भी, मेपल लीफ की भी। टोटल मिला के आई थिंक 11.6 मिलियन टन तो इमिजिएटली एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो अब इसमें आपने बताया कि प्राइस वॉर काफी हो जाएगी, और फिर ये एक तरफ प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तो खैर मेरा वही था क्वेश्चन, जो अभी आपने उसका जो आंसर भी दे दिया। तो किस हद तक आप देख रहे हैं कि इनकी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी? तो क्या ये फिजिबल रहेगा इनके लिए? सेकेंडली, एक मेरा क्वेश्चन था कि दीवान सीमेंट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि एक हम देख रहे हैं कि इनकी सिस्टर कंसर्न दीवान फारूक मोटर में बाकी कंटिन्यूसली। सबको सही आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है नुमैर भाई, आवाज तो सही आ रही है। जी, मुझे उनकी एमटी की आवाज नहीं आ रही। अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपकी मुझे सही आवाज आ रही है, उनकी नहीं आ रही। अच्छा। तो एक तो बेहतर हो जाएगा अगर आप रिपीट कर दें उनका क्वेश्चन मैं तो। दीवान सीमेंट के बारे में पूछना चाह रही थी कि दीवान सीमेंट के में हम देख रहे हैं कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है रिसेंटली, जबकि दीवान फारूक मोटर, इनकी जो सिस्टर कंसर्न है, उसमें काफी अपर कैप्स भी लग रहे हैं। और वे एक थोड़ी सी र्यूमर थी मार्केट में, वेदर वो सही है या गलत आई डोंट नो, कि उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो क्या आप देखते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ है एक्सपेक्टेड कि दीवान सीमेंट का कोई प्लांट वो सेल करने में इंटरेस्टेड है, और बाय सेलिंग दैट प्लांट हतार का, या कोई अगर प्लांट मतलब कुछ कोई एक प्लांट अगर वो सेल करना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से उस तरह से फिर दीवान फारूक मोटर को भी बेनिफिट होगा?
जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था 2016-17 में कि दीवान सीमेंट प्लांट वाज ऑन मैं ये सलीब। स्पेस रिजॉइन कर लेता हूँ, मुझे लगता है इसमें कोई इशू आ रहा है कोई, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। आपको मेरी आवाज जी आ जी, रही मुझे आपकी आवाज़ है मुझे आपकी नुमैर? आवाज़ सही आ रही है, मुझे एमटी की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, दोबारा कर लें ज्वाइन। जी, आपकी आपकी आवाज़ मुझे सही आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ट्राई कर लेते हैं, अगला स्पीकर अगर वरना नहीं सुन खिजर भाई पाए तो आप फिर मेरा क्वेश्चन रिपीट जी कर दें अगर जी जी, दीवान कन्वे कर दें। सीमेंट का पूछ रही हैं एमटी, इसका व्यू क्या है? दीवान सीमेंट का अ, जी दीवान सीमेंट में देखें कुछ कंपनीज ऐसी है ना जिनका वो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल इतनी सही है नहीं है। तो अगर आप इनके डिस्पैचेस भी देखें तो डिस्पैचेस भी दीवान सीमेंट के जो हैं वो काफी कम रहे एज कम्पेयर टू ओवरऑल कैपेसिटी। तो 2022 में इसके डिस्पैचेस थोड़े से बेहतर हुए थे 1.8 मिलियन टन के करीब, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफी कम रही है। तो अब मैं आगे चल दूसरे के ये सिनेरियो आ रहा है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी ज्यादा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन ज्यादा है और प्राइस वॉर वगैरह के वो खदशात काफी हैं। तो उस सिचुएशन में इनके ऑफटेक्स जो है ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो वो मेरे ख्याल से इस तरह की कंपनीज को जो है अवॉइड करना ही इस वक्त थोड़ा सा बेहतर है। सही। अदील साहब। शुक्रिया हैदर भाई। नुमैर साहब, आपसे सवाल ये है कि इस तरह के इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जरा थोड़ा ज्यादा होता है, जी like not for 1 year or 2 years, those who like to invest for maybe 5 जी जी maybe for 5 to 6 years, इस किस्म के इन्वेस्टर्स को आपकी क्या एडवाइस होगी? उनको कंजर्वेटिव कंपनीज लाइक कोहार्ट या लकी या डीजी खान जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो कि लिवरेज्ड कंपनीज हैं और जो एक्सपेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हैं लाइक चिराग, पायनियर या पावर सीमेंट वगैरह? लॉन्ग टर्म होराइजन के इन्वेस्टर को किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? थोड़ा सा इस बारे में आप अपनी एडवाइस दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखें, लॉन्ग टर्म अगर आपने रहना है ना तो ऐसी कंपनीज हों जो देखें, अगर बहुत कम डेट है वो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा डेट है वो भी सही नहीं है। तो एक डेट प्रोफाइल एक जिस कंपनी का एक ऑप्टिमल डेट प्रोफाइल लेवल हो तो वो ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से परफॉर्म कर लेती है इन दी लॉन्ग रन। तो आप ये देखें इस सिचुएशन में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें डेट जो है रिलेटिवली कम है, वो और डेट ले सकती हैं। अपने ओवरऑल एसेट्स को उनका देखें और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल को उन्हें देखें, और वो इस वक्त ट्रेड भी लोअर मल्टीपल पे हो रही हैं। तो वो मेरे ख्याल से सेफ भी हैं और वो यहाँ से आगे फर्दर ग्रो भी कर सकती हैं। तो इनमें फौजी सीमेंट है, फौजी सीमेंट के 2 प्लांट्स नए ऑनलाइन आ रहे हैं। एक अस्करी सीमेंट के एमलगेशन के बाद उसे एक नया प्लांट मिल रहा है अभी 2 महीने बाद, और एक जो है वो अपना प्लांट जो पहले लगा रहा था डीजी खान में, तो वो आ रहा था। तो इस तरह की कंपनीज जिन जो खुद भी एक्सपेंड कर रही हैं और बहुत ज्यादा रिस्क प्रोन भी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से वो सही रहती हैं। अब लॉन्ग टर्म में देखें, लोग हर किसी की अपनी जम्पशंस होती है ना, जो वैल्यू कर रखता है कंपनीज को। एक अब वो एजम्पशंस को थोड़ा सा हिला दें। अब कोई भी परफेक्टली किसी की फोरसाइट नहीं होती कि आगे चल के 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। सबकी अपनी एजम्पशंस होती हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने पिछले साल स्नैपचैट की एक प्राइस रिकमेंडेशन निकाली थी कि वो 80-90 डॉलर पे खरीद लें उसे, और आज 3 दिन पहले उन्होंने एक निकाली है अपनी कॉल कि उसे $7 प्राइस टारगेट है और वो उसे सेल कर दें। तो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने प्राइस टारगेट जो है वो 80-90 डॉलर से कम करके $7 पे ले आए हैं मॉर्गन स्टैनली। अब वो उन्होंने क्यों कम की है? अब वो उन्होंने अपने मॉडल की थोड़ी सी assumptions चेंज कर ली हैं। assumptions जो उन्होंने पहले ली हुई थी वो जो है रियलाइज नहीं हुई, कुछ और ट्रांसफर हुआ है रियल वर्ल्ड में, तो उनके मॉडल की सारी वैल्यू उड़ गई है। अब जो हम भी इसी तरह चल रहे होते हैं, सभी assumptions लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कोई परफेक्टली बता नहीं सकता कि 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। अगर 2-3 साल बाद भी फर्ज करें इसी तरह की सिचुएशन रहती है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल काफी कम हो, तो उस केस में मेरे ख्याल से बहुत जो ओवर लेवरेज प्लेयर्स है ना, वो रिस्क प्रोन रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए भी उन्हीं कंपनीज को देना चाहिए जो डाइवर्सिफाइड हैं कम से कम। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी उनकी रेशियोज भी अच्छी हैं,
और वो रिस्क प्रोन भी थोड़े से कम है, तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में भी वो सही परफॉर्म करेंगे। तो फौजी सीमेंट और लकी सीमेंट जो मैंने आपको पहले कहा था, तो वो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो है मेरे ख्याल से उस तरह की कंपनीज जो हैं मैं उन्हें प्रेफर करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। बाकी पायनियर वगैरह जो है, पायनियर का मसला ही है ना, अब मैनेजमेंट जो है वो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो अपना गोइंग फॉरवर्ड मार्केट शेयर मेंटेन करे। मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए उसे एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। एक्सपेंशन करने के लिए पैसे चाहिए। अब वो पैसे दो तरीके से आएंगे, या तो इंटरनल कैश जनरेशन हो या फिर डेट लें। अब इंटरनल कैश जनरेशन अगर इंटरवीनिंग पीरियड में अगर सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो वो इंटरनल कैश जनरेशन होगी, वरना वो डेट लेगा। डेट लेगा तो वो उसी तरह का चलता रहेगा जिस तरह पिछले 2 साल में चल रहा था। वो उतनी ही मतलब जितने कैश अर्निंग होती है उतनी तो उसकी डेट रीपेमेंट खड़ी होती है। तो इस तरह की सभी इन्वेस्टर्स की अपनी वो होती है कि वो क्या एजम्पशंस है, उनको क्या लग रहा है आगे चल के मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। तो अगर एजम्पशंस चेंज हो तो उनकी ओवरऑल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी थोड़े से इस तरह के सेफ स्टॉक्स जो हैं और जो अभी कम वैल्यूएशन वाइज थोड़े रिलेटिवली चीपर भी हैं, तो उन्हें ही मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेफर करना चाहिए। अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम खिजर भाई एंड नुमैर भाई। अस्सलाम मैं नुमैर भाई से अपनी थोड़ा सीमेंट सेक्टर की अप्रोच थोड़ी डिस्कस करना चाह रहा था, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी। बेसिकली आपने जैसे देखा होगा कि जो थोड़े एफिशिएंट प्लांट्स हैं, इसमें से हम दीवान और वो जो थोड़े इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो अगर हम इनको वैल्यू करें ऑन द बेसिस ऑफ 7 to 8 बिलियन पर मिलियन टन, और अगर हम उसको फेयर वैल्यू लेकर चलें और उस कोशिश करें कि उसे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करें, तो ये अप्रोच आपको कैसे लगता है? बिकॉज आपने भी देखा होगा, आपका काफ़ी इस सेक्टर में एक्सपीरियंस होगा, पाकिस्तान जैसे कंट्री में डिमांड आउटलुक को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो वैल्यूएशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट अप साइकिल से अस्सलाम पहले वालेकुम ही खिजर सर, मेरा एप्रिशिएट होने क्वेश्चन लगते था हैं। फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से कि फ्लाइंग सीमेंट को आप कैसा देखते हैं। भाई मलिक साहब वेट करें, मलिक साहब मलिक म्यूट साहब, कर मैं लें, एक मैं मिनट आपका बस फिनिश नाम कर रहा हूँ कॉल फिर। करूंगा फिर पूछें। माइक को म्यूट कर लें मलिक साहब। सॉरी अब्दुल रहमान जी जी जी, बस नुमैर साहब से इस पे इनका आउटलुक चाह रहा था कि अगर हम इस किसी भी कंपनी को हम एक मिनट के लिए अगर भूल जाएं कि डिमांड आउटलुक क्या है, क्योंकि उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और उसको उसकी जो फेयर वैल्यू होती है तकरीबन 7 to 8 बिलियन या 10 बिलियन, जितने पे कैपेक्स भी होता है मिलियन टन प्लांट का, उसको लेके चलें और कोशिश करें कि 30-40% तो उससे कम वैल्यू पे इन्वेस्ट करें। तो ये अप्रोच लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? जी, ये अप्रोच तो सही है, लेकिन इसमें एक इशू आएगा। एक इशू ये आएगा कि अभी जैसे मिलियन टन प्लांट के लिए रफली चाहिए होता है 15 बिलियन रुपीस, और आप कह रहे हैं कि 7 बिलियन रुपीस पे पर टन मिलियन टन जो है वो उस वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हैं। अब 15 बिलियन रुपीस अगर चाहिए, तो आप अभी ये देखें कि मार्केट में अभी जितनी कंपनीज चल रही हैं वो किस वैल्यू पे चल रही हैं। आप सभी की कंपनीज की वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको $7 अरब 7 अरब रुपए के करीब करीब मिलेंगी। चाहे आप फौजी ले लें, पायनियर ले लें, कोई भी ले लें, वो रफली इसी के करीब करीब ट्रेड कर रही है। पावर थोड़ी सी ऊपर ट्रेड कर रही है इंटरप्राइज वैल्यू पे, मतलब इस ऐसी कंपनीज। तो बाकी जो है बाकी रफली इसी के करीब करीब ट्रेड कर रही हैं 7 अरब रुपए के करीब। तो अभी ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें सभी कंपनीज अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के 50% से भी नीचे ट्रेड कर रही हैं, तो उसमें फिर आपको किसी ना किसी को चूज करना होगा ना। तो अगर आपने रफली 7 बिलियन लेके चलना है तो वो तो अभी सभी के चल रही हैं, आप सब पोर्टफोलियो जो है वो एलोकेट कर दें सभी के अंदर। लेकिन अगर आपने उनमें भी फर्दर चूज करना है तो फिर फर्दर चूज के लिए आपको फर्दर मतलब एक तो ये है कि फेयर वैल्यू जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से नीचे ही आपको रख के इन्वेस्ट करना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। वो पहला एक तरह से फिल्टर है। तो वो फिल्टर जो है लगाने के बाद फर्दर आगे और फिल्टर्स पर लगाने पड़ेंगे अच्छी कंपनीज को चूज करने के लिए। मेरा ये ओपिनियन है इस मामले में। तो अभी जो 7 बिलियन वाला है वो तो सभी अभी ट्रेड कर रहे हैं रफली उसी के करीब। थैंक यू। और जस्ट एक क्लैरिफिकेशन, मैं 7-8 या 10 बिलियन भी इसलिए कह रहा था क्योंकि जो पास्ट एक्सपेंशन हुई हुई हैं वो क्लोजली इसी रेंज में हुई हैं। अब जो फ्यूचर में होंगी फिर वो 15 के हिसाब से होंगी। तो जस्ट एक वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करने के लिए मैंने कहा जो पास्ट हुई होती हैं उनके हिसाब से वैल्यू करें,
क्योंकि वो स्पॉन्सर्स भी उसी हिसाब से सोच रहे होते हैं जब तक यूटिलाइजेशन थोड़ी इम्प्रूव नहीं हो जाती ना, जस्ट जी इस वजह से मैं कह रहा था। थैंक यू। दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई। जी, थैंक यू सो मच नुमैर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर नियर फ्यूचर के अंदर हमको पॉलिसी रेट के अंदर डिक्लाइन नज़र आता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो पेनी स्टॉक्स पे जो हाईली लेवरेज्ड होता है उसके अंदर काफ़ी एक शार्प रिलीफ रैली आती है, क्योंकि उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करी होती है उनकी बैलेंस शीट में। तो क्या आपको नज़र आता है कि अभी एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश कर रही है जल्दी रिलीफ देने के लिए, डेस्परेट नज़र आ रही है, और पिछली भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट से ऐसी लगा था कि पीक आउट कर गए इंटरेस्ट रेट। तो अगर कोई इस तरह का डिक्लाइन आता है तो आपके माइंड में कोई स्कैल्प स्ट्रेटेजी, कोई इस तरह के ऑप्शंस आपके माइंड में है? मैं लॉन्गर टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म के अंदर पूछ रहा हूँ, कोई हमको इस तरह की रैली नज़र आ सकती है पेनी स्टॉक्स में सीमेंट के? देखें, शॉर्ट टर्म में मेरे ओपिनियन में अगर रैली आई भी ना, तो वो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से नहीं आएगी, वो कोयला सस्ता होने की वजह से आएगी, अगर आ गई तो इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी मुझे कम होते हुए दिख रहे नहीं है। अब ये अभी भी जो है रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव में ही चल रहे हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो जब तक नेगेटिव में है तब तक कट करना जो है फर्दर इंटरेस्ट रेट में, मेरा ओपिनियन ये है कि मुश्किल होगा फॉर स्टेट बैंक। इसके अलावा जो थोड़ा सा यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, प्राइसेस आगे फर्दर प्राइस एक्शन आ सकता है, वो कोल प्राइसेस कम होने की वजह से आ सकता है। तो कोल प्राइसेस कम होने की वजह से कुछ प्लेयर्स जो कोल जो है पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेपल लीफ सीमेंट है, इसके अलावा पायनियर सीमेंट है, इस तरह ये डिफरेंट हैं कंपनीज हैं जिनके पावर फ्यूल के अलावा जो पावर जनरेशन है वो भी कोल के थ्रू होती है। पायनियर का रफली अगर वो अपना 100% प्लांट भी चलाता है ना, तो 100% प्लांट के लिए उसे ओवरऑल उसको जो बिजली चाहिए वो रफली 65 मेगावाट के करीब चाहिए। मतलब अगर मैं कंटिन्यूस प्लांट की बात करूं, 65 मेगावाट उसे कंटिन्यूसली चाहिए। उसमें से वो 24-25 मेगावाट तो सिर्फ कोल के थ्रू पूरा कर सकता है, वेस्ट हीट रिकवरी उसके अलावा। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, फिर जब कोल प्राइसेस कम होंगी तो फिर उनमें इनमें थोड़ी सी प्राइस एक्शन आएगा। तो ये पाइनियर जो है वो लेवरेज भी है, तो वो जो है वो मेरे ख्याल से लेवरेज इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इनमें प्राइस एक्शन नहीं आएगा। इनमें अगर अभी शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस एक्शन आना हुआ तो वो कोल के थ्रू आने का ज्यादा चांस है। सैयद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा वालेकुम सवाल इस स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड है, मेपल लीफ। इन्होंने पिछले दिनों जब शेयर बायबैक दिया तो तकरीबन 25 मिलियन इन्होंने शेयर बायबैक किए थे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थोड़े कम हो गए ना, तो इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, बट ये उल्टा नीचे आ गया। और इसकी वजह क्या है? मार्केट ने इसको इतना नेगेटिव क्यों लिया? नंबर वन। नंबर टू ये कि कंपनी भी काफ़ी एफिशिएंट लगती है, इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी मुनासिब था, अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है ना रिलक्टेंसी है इसके अंदर? थैंक यू। नमैर देखें भाई, मैं जी, भी ऐड कर देता हूँ कि ये मैं सोच रहा था, हम लोग समझते हैं कि बाय बैक आएगी तो प्राइस शायद बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट होगी। मेरा व्यू था कि जैसे लकी की बाय बैक है, और मेरा ख्याल था जो बाय बैक करेगा वो एक्सपर्ट्स को देगा ये टास्क, और वो एक रेंज में बाय बैक कर लेंगे। अभी लकी देख लें, 508 से 523-25 के बीच में ही कितना ज़्यादा बाय हो रहा है। प्लीज़ गो अहेड। जी, बायबैक की जो क्वांटिटी भी है ना 25 मिलियन शेयर्स, वो रफली 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग कैपिटल बनता है। तो एक तो ये है कि बायबैक ऑल्दो ये सिग्निफिकेंट है 2%, लेकिन ओवरऑल जो टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल के हिसाब से देखें तो फिर उतनी ज्यादा है नहीं है, 2% बनता है। इसके अलावा जो अभी कंसर्न्स है ना जिसकी वजह से सीमेंट प्लेयर्स इतने चल रही नहीं है, अभी जैसे लकी मेपल की अर्निंग आई है, मेपल की अर्निंग को हम अपने मॉडल्स को छोड़ भी दें, सिर्फ पहले क्वार्टर की अर्निंग को ही मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रफली 5-5.5 रुपए की अर्निंग बनती है मेपल की। और उसको वो अभी उस अर्निंग पे भी रफली 5 के मल्टीपल पे चल रहा है। और जब नए प्लांट्स आ जाएंगे तो नए प्लांट्स आने के बाद फिर सिनेरियो देखेंगे, सिनेरियो होता क्या है। अगर प्राइस बाहर होती है तो इनकी तो अर्निंग गिर जाएगी,
लेकिन अगर प्राइस वॉर नहीं होती और ये अपना अभी सीमेंट प्लेयर्स ऐसे चल रहे हैं कि एक तरह से अनऑफिशियल कार्टेलाइजेशन है। अनऑफिशियल कार्टेलाइजेशन इस तरह से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरह से जो जितनी इनकी कैपेसिटीज है ना, उसी के प्रोपोर्शनेट ये प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अगर किसी की कैपेसिटी 5 मिलियन टन है और 60% कैपेसिटी के वो करेगा प्रोडक्शन 3 मिलियन टन बनाएगा, किसी की कैपेसिटी 10 मिलियन टन है तो वो 6 मिलियन टन अभी बना रहा होगा। तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो ये अनऑफिशियल एक तरह से कार्टेलाइजेशन ही आप इसे समझ लें। तो अगर ये मेंटेन रहता है तो उस सिनेरियो में मेपल लीफ को फायदा होगा। मेपल लीफ को फायदा इसलिए होगा क्योंकि अभी वो विदाउट एक्सपेंशन भी 5 मल्टीपल पे चल रहा है, और विद एक्सपेंशन अगर इंटैक्ट रहता है तो वो 3-3.5 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो और मार्केट, जनरल मार्केट जो है 4-4.25 के मल्टीपल पे चल रही है। तो अगर मार्केट पे भी रीरेट करता है, मार्केट से वैसे यूजुअली मार्केट से ऊपर ही रीरेट करेंगे क्योंकि ये उस तरह का है नहीं है, इसमें उस तरह के मसले नहीं है जिस तरह के मसले कुछ और सेक्टर में, जैसे गैस सेक्टर में, इस तरह के ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट की वजह से वैल्यूएशंस कम है, इस तरह के इसके साथ मसले नहीं है। तो इसे मार्केट से तो हैवी वेट्स की वजह से जो मल्टीपल गिरा हुआ है मार्केट का, उससे ऊपर ही रीरेट होगा ये। तो लेकिन रिस्क है ना, एक रिस्क ये है कि अगर वो अरेंजमेंट इंटैक्ट नहीं रहती, प्राइसिंग अरेंजमेंट, तो फिर जो है ये एक तरह से कर्जे भी इन्होंने ले लिए, लोन्स लिए एक्सपेंशन के लिए, तो वो भी रीपे करने हैं। अब वो रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि कुछ प्लांट से, जैसे पावर सीमेंट का प्लांट था। पावर सीमेंट के प्लांट ने 2019 पावर सीमेंट ने 2019 में जो ग्रॉस मार्जिन्स थे, सॉरी इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट रेट से पहले ही वो मतलब इतना ही अर्निंग भी नहीं थी कि वो अपने फाइनेंस कॉस्ट को कवर कर सके। एबिडा नेगेटिव था। इसी तरह कुछ और प्लांट्स थे जो वो भी काफी लो प्रॉफिटेबिलिटी पे चल रहे थे जब ये प्राइस वॉर का सिनेरियोस था। तो इस तरह के जब लॉस मेकिंग एंटिटीज होंगी तो उन्हें तो कोई इतने ही फिर लोग ज्यादा प्राइसेस उसके लगाएंगे नहीं। तो अभी तक वैसे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्राइस वॉर का सिनेरियो डेवलप होने के चांसेस कम है। अभी तक का उनका बिहेवियर भी देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो पिछली एक्सपेंशन साइकिल से कुछ समझ चुकी होंगी कंपनीज के प्राइस वॉर होने का कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन हिस्ट्री बजाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो देखते हैं डिमांड सिनेरियो क्या होता है। डिमांड सिनेरियो ये है कि अगले 5 साल तक ना, जो मेरी रफ एस्टिमेशन है, अगले 4-5 साल तक जितनी कैपेसिटीज आ रही है उन सबको इनकॉर्पोरेट करें तो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन लेवल 65% को क्रॉस नहीं कर रहा। अगले 4-5 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल की बात मैं नहीं कर रहा। 65-70% और जो लास्ट टाइम प्राइस वॉर हुई थी वो 60% के करीब करीब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के करीब पे हुई थी। तो अगले 4 साल में ये 60-65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगी। तो इतना वो थोड़ा सा इसलिए इसमें रिस्क है। तो इसीलिए अभी इनमें प्राइस एक्शन नहीं आ रहा फिलहाल सीमेंट, ओवरऑल सभी सीमेंट सेक्टर में। थैंक यू नुमैर भाई। मलिक शफीक साहब प्लीज गो अहेड नाउ। मलिक साहब, मलिक शफीक, ये फ्लाइंग सीमेंट का पूछ रहे थे नुमैर भाई। देखिए फ्लाइंग सीमेंट जो है इस वक्त उसकी है तो सस्ता काफी, लेकिन उसमें जो एक इशू है ना मेरे ख्याल से, वो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी का इशू है। 1 साल पहले उन्होंने एक एनालिस्ट ब्रीफिंग की थी, उसमें भी काफी बंदों ने पूछा था कि आप जो प्लांट लेके आ रहे हैं वो सस्ता है, तो वो सस्ता कैसे है, तो उसको उन्होंने इफेक्टिवली इसका जवाब नहीं दिया। वो हो सकता है यूज प्लांट हो। फिर उन्होंने पूछा था कि कॉस्ट ओवररन होने के क्या चांसेस है, तो वो मैनेजमेंट उसका भी सही नहीं कुछ रिस्पॉन्स दे रही थी। फिर लोगों ने पूछा था कि फर्दर कोई राइट इशू नया तो नहीं देंगे, तो मैनेजमेंट ने उसका भी कोई मतलब थोड़ा सा एक गाइडेंस होती है ना कि गाइडेंस दे दें सिर्फ, ये 100% कुछ कोई भी नहीं बता सकता है कि चल क्या होगा, लेकिन वो गाइडेंस भी सही नहीं दे रहे थे। तो एक तरह से मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से लोग इतना उसे थोड़ा सा वैल्यू कम कर रहे हैं। बाकी जो वो प्लांट के ऑनलाइन होने की टाइमिंग्स दे रहे हैं, वो टाइमिंग्स भी फर्दर एक्सटेंड होती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि वो अगले साल के शुरू में होगा, मतलब 2023 के स्टार्ट में हो रहा है, मतलब FY23 के एंड के करीब। तो अब देखते हैं वो प्लान ये भी वो मीट कर सकते हैं या नहीं मीट कर सकते। लेकिन अगर आप उनकी बुक्स देखें तो बुक्स पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट ने भी ऑनलाइन आना है, लेकिन वो ऑनलाइन कब आता है ये एक सवाल है सबसे बड़ा। और वो ऑनलाइन आ गया तो उसमें कॉस्ट ओवररन्स कितनी हुई होंगी,
और कॉस्ट ओवररन हुई है तो फिर उसको फाइनेंस करने के लिए ये राइट कितना देते हैं। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े वेरी हैं इस वक्त। बाकी तो अगर उस तरह के मसले अगर ना हो, मतलब उनके चांसेस अगर नहीं है जो 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 मैंने डिस्कस किया, तो फिर तो फ्लाइंग जो है काफी अच्छी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, आप खरीदा जा सकता है। लेकिन इन इन मसलों की वजह से वो इस 8 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये मसले ना होते तो वो 8 रुपए पे ट्रेड भी ना कर रहा होता। सही सही। सैयद साहब, सैयद अब्दुल। सैयद अब्दुल साहब। सॉरी है, आपका माइक हुआ था म्यूट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो फौजी सीमेंट में अस्करी मर्जर हुई है, तो इसके बाद आने वाले वक्त में क्या कहते हैं इसकी, मतलब इसकी क्या रहेगा, मतलब इसकी परफॉर्मेंस की क्या पोजीशन रहेगी, इसकी कैपेसिटी में, इसके बारे में कुछ थोड़ा गाइड करें प्लीज। अस्करी सीमेंट के साथ मर्जर जो हुआ था ना, तो अभी बोनस शेयर्स को मैं एक्सक्लूड करूं तो अस्करी सीमेंट को इन्हें मिले थे रफली 800 मिलियन शेयर्स, और फौजी सीमेंट को मिले थे रफली, फौजी सीमेंट के पहले थे 1380 मिलियन शेयर्स। तो अस्करी सीमेंट को एज अ परसेंटेज ऑफ फौजी सीमेंट जो है वो तकरीबन 50 से 60% के दरमियान शेयर्स मिले थे। तो मतलब 1/3 जो है कंपनी जो थी वो अस्करी सीमेंट के पास चली गई थी, के प्रीवियस ओनर्स के पास चली गई थी, और रफली 2/3 कंपनी जो है वो 2/3 से थोड़ी कम वो फौजी सीमेंट के प्रीवियस ओनर्स के पास चली गई थी। प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल इसकी इस तरह की है कि अस्करी सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो 1/3 से भी कम है हाई कोल एनवायरनमेंट में एज कंपेयर टू फौजी सीमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर मर्जर जो है वो कम हुई है फौजी सीमेंट की, क्योंकि अस्करी, अब इसके कम होने की मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि अस्करी सीमेंट के पास कोई एफिशिएंट प्लांट्स नहीं थे पहले। मतलब ये पावर जनरेशन जो थी वो ग्रिड पर रिलाई कर रहा था, लेकिन अब जो है नया एक एफिशिएंट प्लांट लगा रहा है, सोलर प्लांट्स भी साथ लगा रहे हैं। तो वो ओवर द टाइम जब ये सोलर प्लांट्स वगैरह आएंगे तो वो अस्करी सीमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोपोर्शन है इन ओवरऑल कंपनी वो फौजी से वो 35% के करीब आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से इस मर्जर के बाद जो पहले लोगों का ख्याल था, पहले जिस ट्रेजेक्टरी पे चल रहा था फौजी सीमेंट उससे थोड़ा सा नीचे गिरेगा। अब रफ एस्टिमेशन के लिए अगर कहते हैं तो 10% गिर जाएगा। पहले अगर 3.5 रुपए की अर्निंग थी तो वो गिर के 3.25 रुपए पे आ जाएगी। पहले अगर 4 रुपए की अर्निंग थी तो वो गिर के 3.5 रुपए पे आ जाएगी। लेकिन ओवर द टाइम जब 1-2 साल गुजरेंगे कोल प्राइसेस भी कम होंगी, और इसके ये सोलर प्लांट जो भी लगा रहे हैं अस्करी सीमेंट के साथ वो भी आ जाएंगे, नए प्लांट भी आ जाएंगे, तो उसकी प्रोपोर्शन जो है वो उसी ट्रैक पे चला जाएगा जैसे पहले था फौजी सीमेंट का जो पहले ट्रैक पे चल रहा था। तो वो अगर आप वैसे वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल से बाकियों से बेहतर है, और रिस्क भी थोड़े से कम है उसके। जज़ाकल्लाह खैर। एक चीज है जी उसके कन्वर्टेबल एक लोन है, वो कन्वर्टेबल ऑप्शन है फौजी फाउंडेशन के पास, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से बहुत मेजर रिस्क नहीं है। अगर उसको कन्वर्ट भी कर देना तब भी ये अपने कंपेरेबल से बेहतर वैल्यूएशन पे ही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एमटी। जी, एक मेरा क्वेश्चन आपका पिछले लास्ट अभी जो आवाज आपकी कम आ रही है, अगर थोड़ा सा लाउडर हो जाए। अच्छा, मेरे भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट परफेक्ट। मेरी आवाज आ रही है। एक तो मेरा लास्ट जो क्वेश्चन वो मैं जरा रिपीट कर दूं। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि दीवान सीमेंट की मैं आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट करंट प्रॉफिटेबिलिटी या उनकी सेल्स, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इज देयर अ चांस कि दीवान सीमेंट प्लांट आर दे इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस प्लांट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली दीवान फारूक मोटर विच इज अ सिस्टर कंसर्न उसको कंटिन्यूसली कैप्स लग रहे हैं, बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ कैप लग रहे हैं। तो इज देयर अ प्लान कि वो दीवान सीमेंट का प्लांट बेचने के में इंटरेस्टेड हैं सो दैट दे गेट द रीस्ट्रक्चरिंग डन और उसका बेनिफिट वो दीवान फारूक मोटर को दे देंगे? एक तो मेरा ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाई आर दीज कंपनीज गोइंग फॉर अ बायबैक ऑफ देयर ओन शेयर्स? जैसे मेपल लीफ सीमेंट और लकी सीमेंट ने, लकी ने भी 10 मिलियन शेयर्स की बायबैक की है, which will be cancellation of shares, तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, आई मीन ईपीएस पर शेयर पे फर्क पड़ेगा, और कितना फर्क पड़ेगा? हैव यू वर्कड ऑन इट? कि अगर आपके पास है वर्किंग तो वो प्लीज शेयर कर दें कि दोनों कंपनीज में कितना फर्क पड़ेगा
लकी सीमेंट का तो 8.8% इन्होंने बायबैक करना है, विच इज 10 मिलियन शेयर्स। तो अगर 8.8% ऑफ द फ्री फ्लोट ये बाय कर लेते हैं तो ईपीएस कितनी इंप्रूव कर जाएगी इसकी या मेपल लीफ की। और तीसरा एक और क्वेश्चन था, टर्फ की फैसिलिटी एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, तो क्या हमारे सीमेंट प्लांट्स की जो एक्सपेंशन आ रही है, क्या इनमें से किसी ने टर्फ की फैसिलिटी अवेल की है? विच वाज अ वेरी गुड डिस्काउंट पे इनको मिल रहा था। जी नुमैर भाई प्लीज। जी टर्फ की फैसिलिटीज अवेल की हैं। जितने भी अभी ये आ रहे हैं, जो 4 प्लांट्स मैं आपको बता रहा था, बेस्टवे, फौजी, मेपल और लकी, जो अभी आ रहे हैं, इन सब ने टर्फ की फैसिलिटीज अवेल की हुई हैं। टर्फ में लेकिन मसला ये था कि एक्सपेंशन के लिए जो मैक्सिमम टिकर साइज है ना टर्फ की फैसिलिटी का, वो 5 बिलियन रुपीस का होता था। और ये एक्सपेंशन जो है वो 30 अरब रुपए, लेट से एक एवरेज एक्सपेंशन कॉस्ट लगाऊं, तो टर्फ जो है वो 15% के करीब उसे कवर करेगा ऑफ ओवरऑल एक्सपेंशन कॉस्ट को। इसके अलावा दूसरा ये था आपका क्वेश्चन कि ईपीएस कितनी बढ़ेगी। ईपीएस जो है लकी की जो आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल है वो 3% कम हो रहा है, तो ईपीएस जो है रफली 3% बढ़ जाएगी। पहले अगर 100 रुपए थी तो 103 रुपए हो जाएगी, मतलब 3% के करीब इंक्रीज आएगा। तो और मेपल का जो है, मेपल का आउटस्टैंडिंग कैपिटल रफली 2% कम हुआ है, तो उसकी ईपीएस जो है रफली 2% के करीब बढ़ जाएगी। तो ये लकी की 3% के करीब ईपीएस बढ़ जाएगी और मेपल की 2% के करीब बढ़ जाएगी। बाकी तीसरा क्वेश्चन था आपका दीवान सीमेंट से रिलेटेड। दीवान सीमेंट ने एक दफा पहले भी ऐसा हुआ था, दीवान सीमेंट ने इसके बिकने के चांसेस थे, बेस्टवे भी इंटरेस्टेड था मेरे ख्याल से, लेकिन इनका कोई डील फाइनलाइज नहीं हो सकी थी। तो अब देखते हैं, अब ये कुछ अब देखें, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं अभी मेरे ख्याल से, अगर वो बेच ही देना तो ज्यादा सही है। जैसे दीवान जो है, दीवान भी अब अगर सेल हो जाता है तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए सही है। मतलब जितने ही छोटे प्लेयर्स हैं, अगर ये जितने कम होंगे उतना सही है। फैक्टो जो है, फैक्टो आप देख रहे होंगे, फैक्टो की इस वक्त मार्केट वैल्यू मेरे ख्याल से रफली कोई होगी 1 से 1.5 अरब रुपए के करीब। और फैक्टो के पास जो लैंड है ना, फिर सिर्फ वो लैंड ही, मैं आपको सही एस्टिमेट तो नहीं बता सकता, लेकिन लैंड उसकी जिस इस्लामाबाद के करीब एक इलाका है, संजानी उसका नाम है, वहां पे उसकी लैंड है और अच्छी खासी लैंड है, और उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से इसकी मार्केट वैल्यू से 3-4 गुना कम से कम भी ज्यादा होगी। तो अगर वो बेच देता है ना फैक्टो सीमेंट भी, तो उसकी वैल्यू भी जो है मल्टीपल टाइम्स ऑफ करंट मार्केट वैल्यू आएगी। लेकिन ये बिकते हैं इस तरह के नहीं है। तो अगर दीवान की कोई डील हो जाती है, मेरे नॉलेज में नहीं है कोई भी इस तरह की न्यूज केस की कोई डील होने जा रही है। पहले था, ये बिक रहा था, बेस्टवे के साथ कोई डील इसकी बनी नहीं थी। तो अब देखते हैं अब कोई होता है या नहीं होता। तो बाकी अगर हो जाती है तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता कि ये दीवान फारूक मोटर्स को पैसे देगा या नहीं देगा। तो इसके बारे में मैंने देखा नहीं है इसको, और मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि ये दीवान फारूक मोटर्स को पैसे देगा नहीं देगा। मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है नोमान साहब से कि जो बेस्ट वे सीमेंट है, अगर हम विलिंगनेस ऑफ पे डिविडेंड की बात करें मैनेजमेंट की, तो आई थिंक बेस्ट वे सीमेंट जो है वो इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी एंड विलिंगनेस। तो उसके ज़रा मुझे बताइएगा कि उसकी जो पोजीशनिंग है मार्केट में और उसकी जो कॉस्ट एफिशिएंसीज हैं वो ओवरऑल कंपेयर टू इंडस्ट्री वो कैसी हैं? थैंक यू जी बेस्ट वे जो है, बेस्ट वे के साथ सिर्फ एक मसला है, वो मसला ये है कि उसका लिक्विडिटी नहीं है, उसकी इलिक्विड स्टॉक है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो वो तो फिर आप उसे खरीद सकते हैं। दूसरा ये है कि बेस्ट वे एक लो लेवरेज प्लेयर है, तो अगर आगे चल के कोई मसला भी होता है तो उसको एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स कम मसला होगा। तो इस सेंस में बेस्ट वे सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी इस वजह से उसकी है, कैपेबिलिटी भी है। अब उसने उसके ओवरऑल जो डेट है बेस्ट वे का, वो एज कम्पेयर टू डेट टू इक्विटी रेशियो उसकी काफी कम थी। बेस्ट वे पे ओवरऑल जो डेट था वो मेरे ख्याल से कोई 16 अरब रुपए के करीब डेट है आफ्टर एक्सपेंशन, 16 अरब रुपए के करीब था। अगर अभी नई जो ओवरऑल कॉस्ट वगैरह भी एक्सपेंशन तक मिला भी ले तो 20 अरब रुपए के करीब डेट चला जाएगा। और 20 अरब रुपए जो है उसके लिए कोई इतना बड़ा डेट लेवल है नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है। तो डेट के हिसाब से भी सही है, सब चीजें सही हैं उसकी। और डिविडेंड पेइंग अगर वो देना चाहे, मैनेजमेंट भी अभी शो भी किया उसने मैनेजमेंट ने कि वो दे भी सकते हैं। तो डिविडेंड पेइंग मेरे ख्याल से मैनेजमेंट विलिंग भी है डिविडेंड पे करने के लिए, तो बेस्ट वे अच्छी ऑप्शन है सीमेंट सेक्टर में मेरे ओपिनियन में। और उनकी कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री वो कैसी है? बेस्ट वे के मार्जिन अच्छे रहते हैं,
बेस्ट एक मार्जिन अच्छे होने की वजह यह है कि वो सिर्फ नॉर्थ में ऑपरेट करता है और एक्सपोर्ट्स भी उसकी कम है। अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट्स कम है उसकी। नॉर्थ में लोकल इंडस्ट्री में जो भी कर रहे हैं ना ऑपरेट, तो उसकी मार्जिन अच्छे होते हैं और इसके ओवरऑल बाकी सबसे भी मार्जिन बेहतर है। अगर आप इसकी प्राइस वॉर पीरियड के बाद वाली परफॉर्मेंस देखें ना 2020-21 की, तो इसके मार्जिन 30% 32% के करीब थे। बाकी प्लेयर्स के इतने मार्जिन नहीं थे। पिछले साल आप देखें, पिछले साल इसके FY22 में 32% के करीब मार्जिन रहे हैं। बाकी कोई भी सीमेंट कंपनी ऐसी नहीं थी जिसके 32% मार्जिन हो। ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है एफिशिएंट प्लेयर है, काफी अच्छे मार्जिन रहते हैं इसके। पीयर से कंपैरिजन करें तब भी अच्छे मार्जिन हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम है इसकी। तो मेरे ख्याल से अच्छा, एक अच्छी कंपनी है ये। आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मुझे तो आ रही है। थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग नो। हमारी आवाज नहीं आ रही भाई मुझे। अभी तो मैं बोल रहा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, पहले अभी क्या हुआ? ठीक ठीक, ओके ओके। किसी की वो अगर आवाज नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें मुझसे। रहमान भाई प्लीज गो अहेड। नुमैर भाई, एक ये मैंने चीज एक कहीं पढ़ी थी, तो इस पे मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूंगा कि जब पहले पाकिस्तान की सीमेंट डिमांड 20-30 मिलियन टन होती थी तकरीबन 10 साल पहले, तो इतनी डिमांड जो है वो बेसिक चीज़ों में ही यूज़ हो जाती थी, घरों में और थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन होती है उसी में यूज़ हो जाती थी। तो अब जब पाकिस्तान की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, पहले क्योंकि डिमांड कम होती थी तो कुछ ना कुछ करके 2-3 साल बाद डिमांड वापस आ ही जाती थी। लोगों ने जिन्होंने डिले किया होता था उनको अपने घर रिकंस्ट्रक्ट करने ही होते थे। बट अब जो है वो मेजर पोर्शन ऑफ द डिमांड जो है वो डैम्स कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। तो ये एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ओवर नेक्स्ट 4-5 इयर्स अगर डैम्स पे ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो तो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूसली, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन लो रहे फॉर 4-5 इयर्स। जी, डैम्स कंस्ट्रक्शन पे इतना ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल होता नहीं है एज कम्पेयर टू जो मतलब एज कम्पेयर टू हाउसेस। हाउसेस जो है वही मेन ट्रिगर है सीमेंट की डिमांड का। एक हमने एक नोट भी लिखा था इस पे डैम्स वगैरह से रिलेटेड कि ओवरऑल अभी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो भी बन रहा है ना, जिसपे सबसे ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल होगा, वो है दियामिर बादशाह डैम। अब दियामिर बादशाह पे टोटल जो डिमांड थी ना सीमेंट की, वो 3 मिलियन टन से कम थी। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन वो 3 मिलियन टन से कम थी। अब 3 मिलियन टन जो है वो, और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्पैन होती है लेट से उसके बाकी सब स्ट्रक्चर बाकी सीमेंट जिस पीरियड में डिप्लॉय हो रहा होता है, पावर प्लांट वगैरह के उसको मैं हटा दूं, मतलब उस पीरियड को हटा दूं जिसमें सिर्फ सीमेंट लग रहा होता है। अगर मैं उससे 5 साल भी लगाऊं तो 3 मिलियन टन को मैं 5 से डिवाइड करूं तो रफली आधा मिलियन टन हर साल इसकी डिमांड आ रही होगी। तो आधा मिलियन टन जो है वो इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। तो ये जो सारी डिमांड जनरेट हो रही होती है पावर प्रोजेक्ट से नहीं हो रही होती। पावर प्रोजेक्ट जो है काफी माइनर पोर्शन होता है ओवरऑल डिमांड का। तो डिमांड जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर से ही ज्यादा आ रही होती है। और रेजिडेंशियल सेक्टर में मेरे ख्याल से डिमांड आती रहेगी। जो नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स जो नीडेड हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इतने हैं, मतलब अभी वो सभी हाउसिंग नीड्स जो है वो मीट नहीं हुई। पाकिस्तान में अभी भी काफी अनमेट हाउसिंग नीड्स हैं, तो जो आगे चल के आती रहेगी डिमांड। थैंक यू।
सॉरी मैं म्यूट पे था और बोलता जा रहा था। अगले हफ्ते हम स्टील सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे विद ताहा रहमान साहब, जो कि हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट है एट मल्टी लाइन सिक्योरिटीज। तो नुमैर भाई, अगर आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं तो प्लीज दे दें, उसके बाद क्लोज करते हैं। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो यही है कि अभी कुछ इस सिनेरियो में थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क इस वजह से है क्योंकि अभी एक्सपेंशंस आ रही हैं और एक्सपेंशंस के बाद अगर प्राइसिंग अरेंजमेंट जो है इंटैक्ट नहीं रहती तो इसमें आप कुछ सीमेंट की प्राइसेस में डाउनसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की प्राइसिंग अरेंजमेंट इंटैक्ट रहती है तो ये यहाँ काफ़ी ट्रिगर हो सकता है यहाँ से फर्दर प्राइस एक्शन के लिए। और लेकिन थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल मैं यही रिकमेंड करूंगा कॉशियस होकर चलना चाहिए और थोड़े कम लेवरेज प्लेयर्स जो हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट फिलहाल होनी चाहिए। और वो कम लेवरेज में भी वो प्लेयर्स जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है, जिसमें जैसे भी बेस्ट वे मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि इनलिक्विड है काफ़ी। तो अगर आप बेस्ट वे में करना चाहते हैं तो बेस्ट वे भी काफ़ी अच्छा जो लकी फौजी मैंने बोला था उसी तरह बेस्ट वे भी है। तो बेस्ट वे भी काफ़ी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट प्लेयर है। लेवरेज भी उसकी कंट्रोल्ड है, 20 अरब रुपए से कम का डेट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सपेंशन। 20 अरब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के 20 अरब रुपए के करीब होगा। तो इस तरह की कंपनीज में मैं ये रिकमेंड करूंगा रहें। जिस और ये फर्दर अभी एक्सपेंड भी कर रहे हैं तो बजाय हाईली रिस्क जिनमें होगा हाई रिस्क कंपनीज जैसे पाइनियर वगैरह या और इसी तरह पावर सीमेंट है या ऐसे जो सदर्न प्लांट जिनकी शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो सदर्न प्लांट जो एक्सपोर्ट पर रिलाई कर रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट डिस्पैचेस म्यूटेड रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग करनी है तो सदर्न प्लांट्स का फिर अवॉइड ही करें। तो मेरे तो यही है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह की कंपनीज में करें। लकी है, बेस्ट वे है, तो थोड़ा सेफ रहें। आगे चल के कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या एनवायरनमेंट डेवलप होगी। थैंक यू नुमैर भाई। ये दो लोग आए हैं, क्विकली इनसे पूछ लेते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। सूफी साहब प्लीज क्विक क्वेश्चन। सूफी साहब। साकिब प्लीज गो अहेड। सर जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि काइंडली अगर आप दो को कंपैरिजन में बता दें, ये जो गरीबवाल सीमेंट है और फ्लाइंग है, तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट पिक है? फ्लाइंग पे तो काफी डिटेल से बताया, गरीबवाल पे भी शायद बात की थी। नुमैर भाई कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंपनीज हैं। एक फ्लाइंग का ये है कि फ्लाइंग वाले जो हैं फ्लाइंग की वैल्यू बहुत कम है, गरीब वाल की वैल्यू भी बहुत कम है। लेकिन दोनों की वैल्यू कम होने की दो मुख्तलिफ रीजंस हैं। फ्लाइंग की वैल्यू कम होने की रीजन जो है ना वो मैनेजमेंट की एक तरह से क्रेडिबिलिटी के कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम है। अब कोई कुछ नहीं कह सकते आगे चल के वो राइट इशू देगा नहीं देगा। अब उसने मैनेजमेंट ने ये बोला हुआ है कि प्लांट काफी सस्ता लगा रहे हैं। अब वो प्लांट ओवररन, कॉस्ट उसकी ओवररन अगर हुई तो वो आगे चल के राइट इशू आ जाएगा और अगर राइट इशू आया तो मसले खड़े हो जाएंगे इसकी जो करंट प्राइस है उसके लिए। और दूसरा ये है कि लेकिन अगर राइट इशू नहीं आता तो ये फ्लाइंग जो है इस रेट पे काफी चीप है। तो ये इसका लिया जा सकता है। दूसरा गरीबवाल सीमेंट है। गरीबवाल सीमेंट भी एज कम्पेयर टू पीयर्स बहुत लो मल्टीपल पे चल रहे हैं। उसकी उस पे कोई डेट नहीं है, बहुत कम डेट है। अगर ओवरऑल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला लूँ तो मेरे ख्याल से मुझे भी सही याद नहीं है लेकिन 3 अरब रुपए के करीब करीब टोटल डेट था उसका। और उसकी अगर फर्दर एक्सपेंशन करना चाहे वो तो उसने अपनी एक्सपेंशन के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं, मतलब जो जो चीजें बनानी होती हैं तो आधी चीजें वो पहले ही बना के बैठा हुआ है। तो अगर वो एक्सपेंशन करेगा तो एक्सपेंशन पे खर्चा कम आएगा उसका काफी। तो उस सूरत में लेकिन अभी एक्सपेंशन मेरे ख्याल से वो करेगा नहीं, परसू करेगा नहीं और वो अपने पैसे जो है वो एक और एसोसिएट वगैरह को देता जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज है उसकी। लेकिन अगर आप वैसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स से देखें तो गरीबवाल से बेहतर मेरे ख्याल से और इस वक्त कोई कंपनीज कम ही कंपनीज है जो गरीबवाल से बेहतर चल रही होंगी। अगर आप ईवी पर टन पे देख लें या किसी भी और चीज पे मैट्रिक पे देख लें, एफिशिएंसी कुछ इश्यूज थे उसके पहले, वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं।
तो दोनों ही इस वक्त बाय बनती हैं, लेकिन एक में जो है वो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं और दूसरे में जो है मैनेजमेंट की कैश जो है वो यूज करने के इश्यूज हैं। एक में जो है मैनेजमेंट की कैश यूज करने के इश्यूज तरह के हैं कि वो डिविडेंड वगैरह भी नहीं दे रहे और एक्सपेंशन भी नहीं कर रहे, वो एक अलग ही एसोसिएट्स में पैसे लगाते जा रहे हैं। उमर भट्ट साहब, योर इज लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। उमर भाई, आई एम नॉट श्योर कि डीजे किसी के बारे में क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ। डीजे किसी के बारे में मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनकी आई थिंक लास्ट 3 मंथ कबल जो है इनकी कोई यूएसए के साथ भी कोई एक्सपोर्ट हुई है इनकी एक, तो वो भी आई थिंक सिलसिला इन्होंने एक पहला शिप भेजा था और कह रहे थे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उनकी अर्निंग भी अच्छी है। तो इस एक्सपोर्ट फैक्टर को माइंड में रखते हुए आप डीजे केसी को कैसे देख रहे हैं? ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, मैं पहले भी अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक्सपोर्ट एक्सप्लेन किया था कि इन एक्सपोर्ट्स में मार्जिन कुछ अच्छा सा बनता नहीं है। लोकल मार्केट में अगर बेचे ना ये सीमेंट, तो इन यूएस एक्सपोर्ट से बेहतर मार्जिन बन जाएगा लोकल मार्केट में सीमेंट बेच के। तो यूएस में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कुछ अर्से पहले ये कर रहे थे $50 पर टन के करीब शिपमेंट थी, और ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस थी और वो बढ़ के मेरे ख्याल से $55 $55 पर टन के करीब जानी थी। तो अगर मैं $55 पर टन भी लेता हूँ तो कोई खास अभी जब कोल सस्ता होगा तो फिर एक इसके पास मार्केट होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्ले है। मतलब जब कोल सस्ता होगा लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी यहाँ पे आफ्टर अप्रैल, मतलब 6 महीने में, उस तरह का लॉन्ग टर्म में नहीं कर रहा, 6-7 महीने बाद जब ये कोल सस्ता होगा तो फिर वो उन एक्सपोर्ट्स पे अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस इंटेक्ट रहती हैं तो मार्जिन बनेगा, अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस भी साथ गिरती हैं तो मार्जिन कोई खास बनेगा नहीं। तो डीजी सीमेंट जो है, डीजी सीमेंट लेवरेज प्लेयर है। डीजी सीमेंट ने अपने पैसे काफी दूसरी जगहों पे लगाए हुए हैं, hyundai नौशाद मोटर्स में लगाए हुए हैं, होटल्स में लगाए हैं, एमसीबी बैंक में लगाए हैं। ओवरऑल इसने जो पोर्टफोलियो है इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो में अगर देख लूं तो उसकी वैल्यू ही मेरे ख्याल से कोई रफली 50-60 रुपीज पर शेयर के करीब तो सिर्फ पोर्टफोलियो वैल्यू बनती है इसकी, जो उसने मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। और ये शेयर भी 55 रुपए का चल रहा है, 55-56 रुपए का शेयर चल रहा था। अभी मैंने लेटेस्ट प्राइस देखी नहीं इसकी क्या है, लेकिन अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू के बराबर चल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो कोर को तो कुछ समझ रही नहीं है, कोर की अर्निंग कोई आ रही नहीं है इसकी। और कोर की आप इसकी अर्निंग भी देखें, आगे आउटलुक देखें तो आउटलुक भी इसका ऐसा ही है। जो अर्निंग आ रही होती है सारी अदर इनकम से आ रही होती है जो इसने इन्वेस्टमेंट्स एमसीबी में की हुई है। तो लेकिन जब ये कोर प्राइसेस गिरेंगी तो फिर ये मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है डीजी सीमेंट। थैंक यू नुमैर भाई, थैंक Thanks, यू, आपने टाइम दिया। मेरा ख्याल है एंड करते हैं अब इसको। कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो एज ए ट्वीट किए हुए हैं, मेरा ख्याल है उनका आंसर आपने कर दिया। अगर कुछ समझते हैं कि आंसर नहीं हुआ प्लीज़ मुझे डीएम कर दें और मैं नुमैर भाई से पूछ के आपको रिप्लाई कर दूंगा सेपरेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने का। इंजॉय योर वीकेंड। अगले हफ्ते हम बात करेंगे स्टील सेक्टर पे फॉर अनदर सेशन। थैंक यू वेरी मच। Enjoy your weekend. Thank you, thank Numair you. bhai. Thank